साल 2023 का सितंबर महीना, तारीख 9 और 10। ये 2 दिन वैश्विक डिप्लोमेसी में भारत की चमक, धमक और ताकत के लिए विश्व इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। जब भी भारत की डिप्लोमेसी की बात होगी, इन दिनों का जिक्र हमेशा होगा। इन 2 दिनों के दौरान पूरी दुनिया की ताकत का केंद्र भारत की राजधानी दिल्ली रही। दिल्ली में स्थित भारत मंडपम की चकाचौंध ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में डिप्लोमेसी का ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनिया देखती रह गई। G20 में भारत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 साल में जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उन सब के मुकाबले भारत में हुए G20 सम्मेलन की कई गुना तक उत्पादकता रही है। कामों के लिहाज से नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन सबसे सफल रहा। पिछले साल इंडोनेशिया में हुए कार्यों की तुलना में भारत में अधिक कार्य दर्ज हुए। इस वर्ष कुल 112 कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही पिछले साल की तुलना में करीब दुगना रहा। इस तरह भारत में 112 तो इंडोनेशिया में कुल 50 कार्य का ही समापन हुआ। पिछले साल नवंबर महीने में भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली थी। भारत ने अपनी अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को हुए G20 के शिखर सम्मेलन से पहले मंत्री स्तर की कुल 11 बैठकें की। इन सभी मंत्री स्तरीय बैठक में सहमति से कोई भी साझा बयान जारी नहीं हो पाया था। ऐसे में डर था कि शिखर सम्मेलन के बाद भी शायद ही कोई साझा बयान जारी हो। ऐसी आशंका अमेरिका भी जता चुका था कि चीन और रूस साझा बयान पास नहीं होने देंगे। अगर भारत अपने अध्यक्षता में सहमति से कोई साझा बयान जारी नहीं कर पाता, तो ये कूटनीति के लिहाज से असहज करने वाली स्थिति होती। लेकिन नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही निश्चित रूप से भारत ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली। 9 सितंबर को सुबह तक यही सबसे बड़ा सवाल सामने था कि नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के नतीजे के रूप में साझा बयान यानी जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं। जिस तरह पूरी दुनिया की कूटनीति रूस यूक्रेन संघर्ष पर 2 हिस्सों में बटी दिख रही थी, उससे संकेत यही थे कि सम्मेलन के आखिरी दिन तक सहमति शायद ही बन सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन स्थल के दूसरे सत्र में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों के सहमत होने का बड़ा ऐलान कर दिया। आमतौर पर घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जारी होता है, लेकिन मौजूदा हालात में न सिर्फ सहमति का ऐलान हुआ, बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरा घोषणा पत्र सामने आ गया। इस सहमति को भारत की सबसे बड़ी जीत और दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक घटना माना जा रहा है। फ्रेंड्स, अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। G20 में भारत की इस कामयाबी के बाद देश का कद और बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बात कितनी अहमियत रखती है, इसका संकेत दूसरे सत्र के समय तब दिखा जब प्रधानमंत्री ने बेहद खुशी और संतोष की मुद्रा में सहमति बनने का ऐलान किया। घोषणा पत्र पर आम सहमति के पीछे भारत की नई मजबूत वैश्विक कूटनीति भी है। इसमें विकसित देशों के लिए संदेश है कि ये सिर्फ उनका वक्त नहीं, बल्कि विकासशील देशों का भी समय है। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हो गया। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को समिट की बैठकें आयोजित की गईं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया भर के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन कई लिहाज से बेहद कामयाब रहा। इसकी झलक पहले दिन ही दिख गई। आमतौर से G20 शिखर सम्मेलन के अंत में घोषणा पत्र जारी किया जाता है।
लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इस पर सहमति का ऐलान पहले दिन ही कर दिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको इसकी जानकारी दी। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा पत्र और सम्मेलन के दौरान शामिल विषयों के बारे में विस्तार से बातचीत की। नई दिल्ली घोषणा पत्र का मूल मंत्र एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। घोषणा पत्र में विश्व को दिशा देने के लिए G20 देशों में आपसी सहयोग पर जोर दिया गया है। घोषणा पत्र में सदस्य देश नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कम लागत वाले वित्त पोषण तक पहुंच को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए हैं। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai principles for a sustainable and resilient blue economy, and the Deccan principles on food security and nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions. This is particularly relevant to managing global debt vulnerabilities. हालांकि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख फोरम है। G20 भू राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को हल करने का फोरम नहीं है। फिर भी इसमें यूक्रेन युद्ध के असर, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों की ओर ध्यान दिया गया। While noting that the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, the leaders recognized that they can have significant consequences for the global economy. In particular, they dwelt on the ongoing war in Ukraine and the impact it has had, especially on developing and least developing nations still recovering from the pandemic and economic disruption.
The 3 F's, food, fuel and fertilizers, were issues of special concern. Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. G20 देश इस पर भी सहमत थे कि आपस में मिलकर बेहतर भविष्य बनाने का ये मौका है और सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाने पर घोषणा पत्र में सहमति बनी। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को लेकर एकीकृत और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने पर भी सभी देश एकमत हुए। बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार को आगे बढ़ाया जाएगा। In strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBRD headroom to support low-income and middle-income countries. And the fourth, endorsement for the G20 roadmap for implementation of the recommendations of an independent panel on capital adequacy framework of the MDBs. So the CAF recommendations are focused on enabling MDBs to use their existing resources effectively. The roadmap estimates भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना, ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभाव भी साझा घोषणा पत्र में शामिल किए गए। समावेशी सामाजिक संरक्षण नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता G20 देशों ने जताई। डिजिटल सेवाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक पहुंच बढ़ाने पर भी साझा पत्र में सहमति बनी। टिकाऊ, सुरक्षित और लाभकारी रोजगार को बढ़ावा देना भी घोषणा पत्र में शामिल है। महिला पुरुष अंतर को कम करने के कदमों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी। लैंगिक समानता और सभी महिलाओं, कन्याओं को सशक्त बनाना और लैंगिक डिजिटल अंतर को खत्म करना भी शामिल किया गया है। महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण भी साझा घोषणा पत्र में शामिल है। महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह का गठन भी साझा घोषणा पत्र का हिस्सा है। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को भी साझा घोषणा पत्र में जगह दी गई है। जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपायों में तत्काल तेजी लाने और पर्यावरण के लिए जीवन शैली को बढ़ावा देने पर भी बात बनी। जैव विविधता, जंगलों और महासागरों को संरक्षण देने पर भी सहमति बनी। सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित दुनिया की रूपरेखा की तैयारी, जलवायु और सतत वित्त पोषण को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और महासागर आधारित अर्थव्यवस्था का दोहन और संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति पर आम सहमति बनी है। कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। विकास के लिए व्यापार को बढ़ावा देने और सभी के लिए अनुकूल व्यापार और निवेश माहौल को बढ़ावा देने पर साझा पत्र में सदस्य देश एक साथ आए। वैश्विक स्तर पर कौशल में अंतर को समाप्त करने के लिए G20 की नीतिगत प्राथमिकताएं भी सामने आई हैं। कारोबार की सुगमता को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार, इसके अलावा वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन, ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू दिल्ली साझा घोषणा पत्र में शामिल है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण हो या डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा हो या फिर क्रिप्टो नीति और परिसंपत्तियां विनियमन की बात हो, सदस्य देश इन सभी पर एकमत दिखे। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, डिजिटल इको प्रणाली को बढ़ावा देने और सभी के भले के लिए जिम्मेदारी पूर्वक AI का उपयोग भी इन बिंदुओं में शामिल किया गया। किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को नजरअंदाज करने से बचने, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने या धमकी देना अस्वीकार्य किया गया है। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को दुनिया के निर्णायक संगठन में जगह मिल गई। देखने में ये सिर्फ फैसला भर दिख रहा है, लेकिन इसके मायने काफी बड़े हैं। फैसले में बहुत गहराई है।
ये फैसला अफ्रीकी यूनियन को मिला उसका हक है। अफ्रीकी देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता है, लेकिन ये भारत का भाव है, ये वसुधैव कुटुंबकम का विचार है जो जोड़ रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने अफ्रीकी देशों को अपना मुरीद बना लिया। दिल्ली समिट में ही 55 अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकी यूनियन को G20 में जगह मिल गई। जाहिर है इसका श्रेय भी भारत को मिलेगा। भारत के बाद G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास गई है और ब्राजील के बाद दक्षिण अफ्रीका को ये अध्यक्षता मिलेगी। दोनों देश ग्लोबल साउथ के ही हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल रहे हैं। शिखर सम्मेलन के पहले सेशन में अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को ग्रुप के सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी को G20 मंच की मेज पर उनकी सीट तक ले आए। अजाली असोमानी ने प्रधानमंत्री को गले भी लगाया। दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि शिखर सम्मेलन के दौरान G20 में AU को शामिल कर लिया जाएगा। ये कदम अफ्रीकी संघ के देशों को G20 के अन्य सदस्य देशों के करीब लाएगा। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला को G20 की अध्यक्षता सौंपते हुए पारंपरिक गैवल सौंपा। ब्राजील आधिकारिक रूप से इस साल 1 दिसंबर को G20 समूह के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा। और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान G20 शिखर सम्मेलन में लिए गए फैसलों पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए नवंबर के आखिर में एक वर्चुअल सत्र के आयोजन का प्रस्ताव दिया। इसमें G20 में हिस्सा ले रहे देशों के सुझाव, प्रस्ताव और विचारों पर चर्चा होगी। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत ने अमेरिका और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देते हुए सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया। आने वाले समय में यह भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम
एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे मध्य पूर्व में समृद्धि लाने वाला समझौता करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक बड़ी डील है जो 2 महाद्वीपों के बंदरगाहों को जोड़ते हुए मध्य पूर्व में ज्यादा समृद्धि, स्थिरता और एकीकरण लेकर आएगी। This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. इस गलियारे की घोषणा अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर संयुक्त रूप से की। इन देशों ने भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास प्रोत्साहित होने की उम्मीद है। सम्मेलन से इतर भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की भी घोषणा की। वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील के साथ G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई नेता मौजूद थे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, बांग्लादेश, मॉरिशस, जापान, इटली, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कोमोरोस के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि वैश्विक कूटनीति में भारत की नीति कितनी सफल रही। ये तस्वीरें बदले और ऊर्जावान भारत की हैं। ये तस्वीरें आज को मजबूती दे रही हैं तो भविष्य को नई उम्मीद देने वाली हैं। अहिंसा का संदेश देने वाले गांधी जी के विचारों को पूरी दुनिया ने अपनाया है। उसी तरह भारत ग्लोबल पावर सेंटर बनकर उभरा है। 2 दिन के G20 शिखर सम्मेलन से भारत ने वो हासिल किया है जिसकी उड़ान हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी के पन्नों में दर्ज रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्षों से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और अल्प विकसित देशों को लगातार प्रमोट किया है। कुछ मौकों पर उनकी इस बात को अति महत्वाकांक्षा भी कहा गया। ये भी कहा गया कि अभी ग्लोबल साउथ का समय आने में वक्त लगेगा, लेकिन भारत में G20 सम्मेलन में ही साबित हो गया कि ग्लोबल साउथ का वक्त आ गया है। G20 सम्मेलन की ये सबसे बड़ी कामयाबी रही। इसी क्रम में भारत स्वाभाविक रूप से ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर भी उभरा। शिखर सम्मेलन के बाद भारत की दुनिया में क्षमता बढ़ेगी। भारत ऐसे चंद देशों में है जो G20 का सदस्य होने के साथ ब्रिक्स का भी मेंबर है, क्वाड का भी हिस्सा है। इसके अलावा भारत कई अन्य ग्लोबल पहल का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कई ऐसे समूह हैं जो एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। इन सभी में भारत की सक्रिय हिस्सेदारी से भारत लगातार अपनी अहमियत बढ़ा रहा है। भारत ने चीन के BRI की तर्ज पर समानांतर रूप से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करवा दी। ओपेक देशों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए बायोफ्यूल अलायंस का भी ऐलान कर दिया। इन 2 पहलों का दुनिया भर में व्यापक असर होगा। भारत दोनों मोर्चों को अपने हिसाब से दिशा दे सकता है। कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत न सिर्फ कहता आया है कि उसका टाइम आ गया है, बल्कि तमाम विकासशील देशों के हितों की आवाज के रूप में भी उभरा है। उसका क्लाइमेक्स इस सम्मेलन में दिखा। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देश तमाम विकसित देशों के सामने न सिर्फ मजबूत बनकर उभरे,
बल्कि संदेश देने में भी सफल रहे कि अब कोई एजेंडा एक तरफा तय नहीं होगा। भारत ने बहुत ही विनम्रता से विकसित देशों को उसके लिए एक तरफा फैसला नहीं लेने का गंभीर संदेश भी दिया।